नमस्कार साथियों, बनास नदी के सामान्य परिचय, उद्गम स्थल, प्रवाहित जिले व समापन बिंदु तक की सामान्य जानकारी हम ले चुके थे। आज हम बात करेंगे बनास नदी के संपूर्ण अपवाह तंत्र की। तो देखिए, बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से निकलकर आगे चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर तथा टोंक जिले में प्रवाहित होकर अंत में सवाई माधोपुर जिले के अंदर रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। खमनोर से रामेश्वरम तक ये नदी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसकी भी बात कर चुके थे कि ये राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है, जिसका अपवाह सबसे बड़ा है। अब यहाँ देखिए, नदी जैसे ही खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और मैदानी क्षेत्र की ओर अग्रसर होती है तो इस नदी के मार्ग में यहाँ एक प्राचीन सभ्यता विकसित हुई थी, जिस सभ्यता का नाम है गिलुंड सभ्यता। इस सभ्यता की विशेषताओं की बात हम सभ्यता के पाठ में ही करेंगे, लेकिन एक खास बात है इस सभ्यता की, यदि कहीं ऑप्शन के अंदर सोजत नहीं हो तो सोजत के बाद में मेहंदी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र यही है। सोजत के पश्चात मेहंदी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र भी यही है और राजस्थान में विकसित प्राचीन जो सभ्यता स्थल थे उनमें मेहंदी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध स्थल भी गिलुंड है। इस गिलुंड से आगे जैसे ही इस पठारी क्षेत्र से उतरते हैं, इस नदी पर सबसे पहला बांध बना है जिसका नाम है बाघेरी का नाका। ये बाघेरी का नाका और गिलुंड की सभ्यता, ये दोनों ही स्थल इस नदी पर स्थित हैं राजसमंद जिले में। इसके बाद में ये नदी यहाँ मैदानी क्षेत्र में उतरती है और इस मैदानी क्षेत्र में इस नदी पर एक और बांध बना है, जिस बांध के पीछे स्थित झील जो है उसका प्रसिद्ध नाम है, इसे कहते हैं नंदसमंद। नंदसमंद बांध भी कह सकते हैं, नंदसमंद झील भी कह सकते हैं। ये स्थित है राजसमंद जिले के अंदर। इस नंदसमंद से आगे निकलते ही इस नदी के ऊपर पहला प्रसिद्ध स्थल है इस नदी से संबंधित, और वो स्थल है नाथ द्वारा। बनास नदी के किनारे स्थित ये पहला महत्वपूर्ण नगर है नाथ द्वारा। अब देखिए, इन सब को जोड़ेंगे तो क्या होगा, नंद समंद। ये नंद भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। नाथ द्वारा में वल्लभ संप्रदाय का यानी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है, प्रधान मंदिर है। इसके बाद में यह नदी जो है इसके पश्चात प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, और चित्तौड़गढ़ जिले में एक छोटी सहायक नदी बनास नदी में आकर मिलती है और उस नदी का नाम है चंद्रभागा नदी। ये चंद्रभागा नदी इस बनास नदी के अंदर आके मिलती है। एक प्रसिद्ध स्थल है मातृकुंडिया में। मातृकुंडिया चित्तौड़ का वो स्थल है जिसे कहा जाता है मेवाड़ का हरिद्वार, क्योंकि मेवाड़ के अंदर इस स्थान पर अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन की परंपरा रही है प्राचीन काल से। इस कारण इसे कहते हैं मेवाड़ का हरिद्वार। और इससे सन 1921 का एक आंदोलन जुड़ा हुआ है जिसे कहा जाता है एकी आंदोलन। इस आंदोलन का प्रारंभ किया था बाऊजी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल तेजावत, जिनको कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा। तो ये एकी आंदोलन के प्रेरणता मोतीलाल तेजावत की कर्म स्थली रहा है मातृकुंडिया, जहां इस बनास नदी में चंद्रभागा नदी आकर मिलती है। इस मातृकुंडिया से आगे चलते हैं तो इसी बनास नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर एक और प्रसिद्ध स्थल स्थित है जिसका नाम है मनडफिया, जिसको मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ MDPY यानी मनडफिया। और मनडफिया में भी एक प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है जिसे कहा जाता है सेठ सांवरिया जी का मंदिर। तो यह देखिए, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित बहुत सारे स्थल हैं। नंद संबंध, ये भी भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। नाथ द्वारा भी श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है और मंडफिया में भी सेठ सांवरिया जी का मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है।
इसके पश्चात ये नदी जो है आगे प्रवेश करती है भीलवाड़ा जिले के अंदर, और भीलवाड़ा जिले में इस नदी से संबंधित बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे ये नदी भीलवाड़ा में प्रवेश करती है, इस नदी के अंदर दो सहायक नदियां इस दाएं किनारे से आकर मिलती है। एक नदी है बेड़च और दूसरी नदी है मेनाल। यानी यहाँ इस स्थान पर भीलवाड़ा जिले के अंदर बनास में बेड़च और मेनाल दो नदियां आकर मिलती है, और जहाँ तीन नदियां आपस में मिलती है उस स्थान को कहा जाता है त्रिवेणी संगम। और इस त्रिवेणी संगम के स्थान का नाम है बिगोद, और ये बिगोद स्थित है भीलवाड़ा के अंदर। तो यहाँ देखिए नदियों का क्रम क्या होगा। ये नदी है बनास, ये नदी है बेड़च और ये नदी है मेनाल। इन नदियों की ज्योग्राफी की बात करते हैं तो देखिए इस बेड़च नदी को जैसे ही हम पीछे ले जाएंगे तो इस नदी का उद्गम स्थल हमें मिलेगा यहाँ उदयपुर जिले में स्थित गोगुंदा की पहाड़ियाँ। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है ये बेड़च नदी, और इस बेड़च नदी पर सन 1559 में जब उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह करवा रहे थे, उससे पहले इस बेड़च नदी के पानी को रोककर एक झील का निर्माण करवाया था, और उस झील को कहते हैं उदय सागर झील। बेड़च नदी के प्रवाह में उदय सागर झील भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। और वो कैसे है देखिए, इस उदय सागर झील से पहले इस नदी को कहा जाता है आयड़ नदी, और इसी आयड़ नदी के किनारे गोगुंदा और उदय सागर झील के मध्य एक प्राचीन सभ्यता विकसित हुई थी, जिस सभ्यता को कहा जाता है आहड़ की सभ्यता। इस सभ्यता की विशेषताओं की बात करें तो यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसका अन्य उपनाम है अघाटपुर की सभ्यता, और इसे स्थानीय रूप से कहा जाता है धूलकोट की सभ्यता। इस सभ्यता का उत्खनन किया था अक्षय कीर्ति व्यास ने। तो देखिए यहाँ सारे शब्द एक जैसे हैं, अक्षय कीर्ति व्यास, आहड़ की सभ्यता, आयड़ नदी। अन्य विशेषता की बात करें तो इस सभ्यता के अंदर अनाज रखने के मिट्टी के बने हुए बड़े बर्तन मिले हैं, जिन्हें कहा जाता है गोरे या कोटे। इसके पश्चात ये नदी उदय सागर झील में गिरती है। झील से आगे इस नदी को कहा जाता है बेड़च नदी। इसी बेड़च नदी की बात करें तो देखिए आगे चित्तौड़गढ़ शहर के पास इस नदी के अंदर एक और नदी आके मिलती है, और उस नदी का नाम है गंभीरी नदी। बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर इस स्थान पर मेसा का पठार है, और इसी मेसा के पठार की चोटी के ऊपर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस दुर्ग की बात करें तो इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, और इस दुर्ग का प्रथम विजेता बप्पा रावल था। इस दुर्ग को राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट होने का गौरव प्राप्त है, और इसी दुर्ग के लिए कहा जाता है गढ़ चित्तौड़ का, और बाकी सब गढ़ैया। इस दुर्ग की तलहटी में इधर बेड़च नदी की ओर स्थित है चित्तौड़गढ़ शहर। तो देखिए यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग तो गंभीरी और बेड़च दोनों नदियों के संगम पर मेसा के पठार पर स्थित है, लेकिन यदि बात की जाए अकेले चित्तौड़गढ़ शहर की तो ये चित्तौड़गढ़ शहर है जो केवल बेड़च नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए इस गंभीरी नदी की बात करते हैं। ये नदी आई कहाँ से है, तो ये नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर एक स्थान है रतलाम जिले का जावंद गांव। जावंद गांव से निकलती है, निम्बाहेड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है, और चित्तौड़गढ़ के पास बेड़च नदी में मिल जाती है। यहाँ इस गंभीरी नदी से संबंधित एक बात और याद रखनी है। देखिए दो इन नदियों के अंदर समानार्थी शब्द आएंगे। ये गंभीरी नदी है, और केवल गंभीर नदी की बात की जाए तो गंभीर नदी करौली के अंदर श्री महावीर जी की पहाड़ियों से निकलती है और सीधी अपना पानी ले जाकर यमुना नदी के अंदर डालती है। तो गंभीर नदी करौली में है और गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है। बेड़च नदी इसके आगे जाती है और बिगोद के अंदर भीलवाड़ा में बनास नदी के साथ त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। यहाँ इस त्रिवेणी संगम की तीसरी महत्वपूर्ण जो नदी है वो नदी है मेनाल, और इस मेनाल नदी की ज्योग्राफी यदि देखी जाए तो ये नदी
पीछे बढ़ाने पर यहाँ भीलवाड़ा में एक स्थान है जिसका नाम है मांडलगढ़। मांडलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और निकलकर ये नदी बिगोद भीलवाड़ा के अंदर बनास नदी के अंदर गिर जाती है। अब देखिए ये नदियां हमारे पास हो गई हैं बनास, बेड़च और गंभीरी, 3 नदियां हो गई हैं। इनको कैसे याद रखेंगे? इसके लिए याद रखना है हमें बरखा को, यानी बनास, राजसमंद और खमनोर की पहाड़ियां। इस बेड़च नदी को कैसे याद रखें? तो देखिए चित्तौड़गढ़ के आगे मांडलगढ़, बिगोद और जहाजपुर तक का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र प्राचीन किसान आंदोलन के क्षेत्र रहे बेगू ठिकाने का है। इसका मतलब ये बेड़च नदी जो है, इस नदी से आबाद था बेगू ठिकाना, तो इसके लिए उसी को याद रखना है बेगू। बेगू को याद रखेंगे तो हमें इस बेड़च नदी से संबंधित उद्गम स्थल की जानकारी मिल जाएगी। देखिए बे से मतलब बेड़च है और गु से मतलब गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। दोनों नदियों के उद्गम स्थल याद हो गए। तीसरी नदी की बात करते हैं, गंभीरी नदी। याद रखना है ये गंभीर है, यानी दूसरे के प्रति भी गंभीर है, तो ये दूसरे राज्य से आती है, मध्य प्रदेश से। इसके आगे चलें तो मेनाल, इस नदी का नाम ही इसकी संपूर्ण जानकारी बताएगा। देखिए इस नदी के नाम को गौर से, ये संपूर्ण जानकारी बताता है। मेनाल, में नाल के अंदर आपको केवल न को मैं बनाना है, एक छोटी सी लाइन खींचनी है, पूरी जानकारी देगा। यानी कि ये मेनाल भी हमें याद हो गई, तो मेनाल भी। अब कैसे याद होगा? देखिए में मतलब मेनाल नदी और ये आगे वाला बन गया माल, और माल का मतलब मांडलगढ़, और आगे वाला शब्द है भी, तो मतलब भीलवाड़ा। यानी ये मेनाल नदी खुद ही अपने आप में एक ट्रिक है, यानी मेनाल भी, यानी न को आप मैं बनाइए, बनेगा मे माल भी। तो मे मीन्स मेनाल, माल मीन्स मांडलगढ़ और भी मीन्स भीलवाड़ा। यानी मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है और भीलवाड़ा के बिगोद में ही ये बनास नदी के अंदर मिल जाती है। इसके आगे नदी के किनारे स्थित स्थान है जिसका नाम है नंदराय। अब देखिए फिर वापस वही बात हो गई, भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची आ गया है। इस नंदराय के अंदर एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है जो इस बनास नदी के अंदर आकर मिलती है, और उस नदी का नाम है कोठारी नदी। अब इस नदी के उद्गम, प्रवाह, इस पर स्थित एक महत्वपूर्ण बांध, उन सबको हम एक ही तरीके से याद रखेंगे। नंदराय ये भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, और उनका जन्म कहाँ हुआ था? कोठरी में, तो नदी वही है। और कोठरी किसकी बनी होती है? दीवारों की। यानी ये नदी जो है ये निकली है यहाँ पर दिवेर की पहाड़ियों से। कोठरी या जेल किसके पास होती है? किसी आम आदमी के पास तो होती नहीं है, जो राजा होता है उसी के पास होती है। भगवान श्री कृष्ण की कथा भी देखें तो उनके मामा कंस राजा थे, उनकी काल कोठरी में उनके माता पिता कैद थे, उन कोठरियों की दीवार में ही उनका जीवन समाहित था। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उनके जीवन में मौज आ गई। मौज से मतलब है इस नदी पर आगे स्थित है एक बांध जिसका नाम है मेजा बांध। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, इसी पर मेजा बांध स्थित है, और ये आगे जाके नंदराय भीलवाड़ा के अंदर बनास नदी में मिल जाती है। इस नदी से संबंधित भी एक प्राचीन सभ्यता है। यहाँ इस मेजा बांध से पहले भीलवाड़ा के अंदर इस नदी पर एक सभ्यता विकसित हुई है जिसे कहा जाता है बागोर की सभ्यता। इस सभ्यता की विशेषता है प्राचीन सभ्यताओं में सर्वाधिक सिक्के जो हैं वो इस बागोर की सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। अब इस नदी को याद रखने का एक और तरीका हमारे पास हो सकता है। देखिए वो क्या होगा? कोठारी, ये शब्द तो याद रहेगा। इस शब्द में नदी के संपूर्ण अपवाह तंत्र को याद रखने के लिए री की जो मात्रा है इसको यहां से हटाइए और इस ठैक के ऊपर लगाइए, और साथ में इस ठैक को नीचे बढ़ाइए। ये देखिए इस नदी की संपूर्ण जानकारी इकट्ठी हो गई है। कैसे होगी? देखिए इस को का मतलब है कोठारी, ये ठै जो था ये अब बन चुका है दी, ये बताता है दिवेर की पहाड़ियां, और ये जो रा है ये बताता है राजसमंद जिला।
इस प्रकार से हम जो भी तरीका लेना चाहें इस कोठ्यारी नदी के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी देगा। इसके बाद में ये नदी जो है ये आगे जाके थोड़ा सा प्रवाह है इसका अजमेर जिले के अंदर, बिल्कुल ये थोड़ा प्रवाह है अजमेर जिले के अंदर बहकर ये प्रवेश करती है टोंक जिले के अंदर। देखिए इस नदी के प्रवाह में महत्वपूर्ण पड़ाव है अगला बिसलपुर और राजमहल गांव, जो कि टोंक जिले की देवली पंचायत समिति की टोडा रायसिंह तहसील में स्थित है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए बिसलपुर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने इसे बसाया था, नाम दिया था बिसलपुर। इससे के बाद में यहाँ एक कस्बा बसा जिसका नाम है राजमहल, जहां पर जयपुर रियासत के उत्तराधिकार के लिए दो भाइयों सवाई माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य युद्ध हुआ था राजमहल का। यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है? देखिए इसके अंदर एक नदी है जिसका नाम है खारी, वो आती है राजसमंद जिले से और यहाँ आकर इस नदी के अंदर मिल जाती है। दूसरी नदी है जो किशनगढ़ और भीनमा अजमेर की पहाड़ियों के मध्य से निकलती है और वो भी इसी स्थान पर इसमें आके मिलती है, यानी यहाँ पर दो नदियां एक साथ आके इसमें मिलती हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो ये पहली नदी है जिसका नाम है खारी और ये दूसरी नदी है जिसका नाम है डाई। अब ये खारी और डाई नदियां जो हैं इनके उद्गम की बात करते हैं तो खारी नदी, देखिए नदी का नाम क्या है? खारी, और नदी प्रवृत्ति से कैसी होनी चाहिए? मीठे पानी की, लेकिन ये प्रवृत्ति से विपरीत नाम है। इसका मतलब ये इस नदी के नाम में एक बुराई है जिसे हम कह सकते हैं इसके नाम में एक खराबी है। इस पहले अक्षर ख का मतलब तो नदी का नाम है खारी नदी। रा जो अक्षर है ये बताता है राजसमंद जिला और बी जो अक्षर है ये बताता है बिजराल की पहाड़ियां। खारी नदी से संबंधित संपूर्ण जानकारियां इकट्ठी हो गई हैं। ये नदी यहाँ राजसमंद जिले के अंदर पहाड़ियां हैं जिनका नाम है बिजराल की पहाड़ियां। उन बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है और टोंक जिले के अंदर बनास नदी में मिल जाती है। अब इस नदी से संबंधित कई बार इसके प्रवाह के जिले पूछ लिए जाते हैं, तो जिले देखिए यहाँ पर राजसमंद जिले से निकली है और टोंक जिले के अंदर ये प्रवेश कर जाती है बनास नदी में। तो दो जिले तो कंफर्म हो गए, राजसमंद और टोंक। अब तीसरा एक जिला और है जिसके लिए हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी पड़ेगी। खारी नदी के किनारे गुजरों के लोक देवता श्री देव नारायण जी का प्रधान मंदिर स्थित है और उसकी स्थिति है आसिंद भीलवाड़ा में, यानी खारी नदी से संबंधित क्षेत्र है आसिंद भीलवाड़ा। तो इस नदी के प्रवाह में देखिए तीन स्थान हो गए हैं। उद्गम का जिला राजसमंद, प्रवाह के मध्य का जिला भीलवाड़ा और इसके समापन का बिंदु हो गया है टोंक। तो ये नदी तीन जिलों से प्रवाहित होती है, राजसमंद, भीलवाड़ा और टोंक। इसके बाद में अगली नदी देखिए इसी त्रिवेणी संगम की है डाई नदी। इस नदी से संबंधित हमें दो ही बातें याद रखनी है। इस नदी का उद्गम भी दो स्थानों से होता है और यह नदी प्रवाहित भी दो जिलों में होती है और विज्ञान की भाषा में, साइंस की जो लैंग्वेज है उसके अंदर डाई का मतलब भी दो ही होता है। तो दो जानकारियां याद रखनी है इसके बारे में। देखिए ये नदी दो स्थानों के मध्य पहाड़ियों से निकलती है, जिसमें से पहला स्थान है अजमेर के अंदर भिनाई और दूसरा है किशनगढ़। इन दोनों के मध्य की पहाड़ियों से निकलती है, दो जिलों में प्रवाहित होती है। पहला जिला है अजमेर और दूसरा जिला है टोंक। इन दो से ही ये प्रवाहित होती है। यही दो जानकारियां हमें याद रखनी है। इसी स्थान पर इस नदी पे एक बांध बनाया गया है जिसे कहा गया है बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध की विशेषताओं की बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ के समय भी यहाँ पर एक प्राचीन बांध था। उसी बांध के स्थान पर बिसलपुर बांध का निर्माण किया गया है। ये राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, सबसे बड़ी सिंचाई की परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। बिसलपुर बांध से 3 जिला मुख्यालयों और 6 तहसील मुख्यालयों को पेयजल की आपूर्ति होती है। 3 जिला मुख्यालय हैं जयपुर, टोंक, अजमेर और इन जिला मुख्यालयों के तहसील मुख्यालय जयपुर में 2 हैं, दूदू और चाकसू। अजमेर के अंदर 4 तहसील मुख्यालय हैं, नसीराबाद, केकड़ी, सरवाड़ और किशनगढ़।
इसके अलावा इस बांध से 2 जिलों को सिंचाई हेतु पानी भी उपलब्ध कराया जाता है। 2 जिले हैं टोंक और सवाई माधोपुर। यानी टोंक एक ऐसा जिला है जिस जिले को सिंचाई और पेयजल दोनों की आपूर्ति होती है बीसलपुर बांध से। इसके पश्चात यह नदी आगे पार करती है टोंक जिले को। टोंक और सवाई माधोपुर जिले की सीमा पर इस नदी पे एक और बांध बनाया गया है जिसे कहा गया है ईसरदा बांध। तो ये बीसलपुर बांध पर पेयजल की आपूर्ति का दबाव घटाने के लिए बनाया गया है। ईसरदा जो प्राचीन ठिकाना था उसकी भी एक विशेषता है। इस ईसरदा ठिकाने को कहा जाता है कछवाहों का संकट मोचक ठिकाना, क्योंकि जब जब कछवा राजवंश में उत्तराधिकारी की कमी हुई उस समय ईसरदा से किसी राजकुमार को गोद लेकर शासक बनाया गया। इसी कारण से इसे कहा जाता है कछवाओं का संकट मोचक ठिकाना। ईसरदा के बाद में इस नदी में अंतिम सहायक नदी मोरेल नदी आकर मिलती है। बनास की अंतिम सहायक नदी मोरेल निकलती है चैनपुरा चाकसू से। मोरेल की सहायक नदी है ढूंढ निकलती है अचरोल जयपुर से और लालसोट के अंदर आकर मोरेल नदी के अंदर मिल जाती है। इसी ढूंढ नदी के नाम पर जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है ढूंढाड़। लालसोट से आगे इस नदी के समापन बिंदु ये जो स्थान है ये है हांडोली गांव सवाई माधोपुर का है। इस हांडोली गांव से जस्ट पहले इधर एक छोटी नदी इस नदी के अंदर आकर मिलती है मोरेल के अंदर और उस नदी का नाम है काली सील नदी। ये काली सील नदी करौली के राजपुरा गांव से निकलती है और सवाई माधोपुर के इस हांडोली गांव के अंदर मोरेल में मिल जाती है। मोरेल आगे हांडोली गांव संपूर्ण होते ही बनास नदी में मिल जाती है। बनास नदी अंतिम रूप से जाके मिल जाती है रामेश्वरम के अंदर चंबल नदी के अंदर।